गुड इवनिंग। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का नॉर्मल लेक्चर हम लोग एक पार्ट लगभग खत्म करने पे ही हैं और शायद पहले पार्ट का ये लास्ट लेक्चर भी होगा। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री 2 पार्ट में है जैसा आप जानते हैं, और अगर ढंग से बात किया जाए तो महीने भर का ये टॉपिक होता ही है। फिर भी अभी तो हम 8 ही दिन लेके गए हैं। दिक्कत आपके साथ है, आप कवर नहीं कर पा रहे हैं, नहीं तो आपसे तो वो ही हो जाता, क्योंकि सेकंड पार्ट में बहुत ज़्यादा मेहनत लगनी नहीं है। और रास नियम जो भी है वही टाइम लेगा, 1-2 दिन 1-2 लेक्चर। इसके अलावा एक दिन में पूरी कंडक्टिविटी हो जाएगा, टप्पा उप्पा वाला जो भी है पार्ट। चलिए आज हम कुछ और आगे बढ़ाते हैं। यदि आपको याद हो तो हम इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ रहे थे प्रीवियस लेक्चर में। इलेक्ट्रोलिसिस क्या था? इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करते थे, वो आके इलेक्ट्रोलाइट पे इलेक्ट्रोलाइट्स को 2 भागों में टूटती थी, और इलेक्ट्रोलाइट्स के जो आयंस थे वो केटायंस कैथोड की तरफ और एनायंस एनोड की तरफ जाने लगते थे। यही हमने पढ़ा। मैं एक बार फिर से आपको याद दिलाऊं कि अगर मैं कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन एक्वस में ले लूं, अगर मैं एक्वस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन ले लूं विथ प्लेटिनम इलेक्ट्रोड, प्रीवियस लेक्चर को हम थोड़ा आगे बढ़ा रहे हैं क्योंकि मैं लिंक करूं, 2 दिन आपका लिंक हुआ नहीं है, आप जान नहीं पाए हैं, तो मैं प्रीवियस थोड़ा सा दे देता हूं। उसके बाद हम फैराडे पे चलते हैं और इसी से मैं फैराडे का बेस भी लेके जाऊंगा। एक्वस CuSO4 विथ प्लेटिनम इलेक्ट्रोड का अगर हम इलेक्ट्रोलिसिस कराना चाहें तो क्या करेंगे? क्या क्या आयंस हैं? सबसे पहले अभी हम सेल बनाने का प्रयास कर लेते हैं, क्योंकि मैं जानता हूं कि आप भूल रहे हैं, आपको रिवीजन करने का टाइम मिला नहीं है। ये प्लेटिनम की इलेक्ट्रोड थी। यहां इस सॉल्यूशन में यहां पे क्या क्या उपस्थित है? Cu2+ उपस्थित है, SO4 उपस्थित है, H+ उपस्थित है, OH- उपस्थित है। और यकीन माने रिएक्शन में भाग सिर्फ ये आयंस लेंगे। क्यों? क्योंकि प्लेटिनम इलेक्ट्रोड तो इनर्ट है। प्लेटिनम इलेक्ट्रोड जहां लिख जाए उसका मतलब इनर्ट है। अच्छा, अगर क्वेश्चन में इलेक्ट्रोड का नाम ना ले तब आप क्या मानेंगे? इनर्ट है। हमने ये बात डिस्कस किया है ये। अच्छा, आप ये भी जानते हैं कि एनोड पे जाएंगे एनायंस। एनोड पे कौन जाएगा? एनायंस। एनायंस हम किसको कहते हैं? निगेटिव। ठीक है, किसको कहते आए हैं हम? निगेटिव। ठीक है, तो एनोड पे होगा ऑक्सीडेशन। एनोड पे क्या होगा? ऑक्सीडेशन एनोड पे होगा। ऐसा आपको याद, यहां पे हम बैटरी लगाए थे, ऐसे बैटरी का पॉजिटिव डंडा यहां से जुड़ा हुआ था, याद आ रहा है? यहां पॉजिटिव आयंस आ गए थे, यहां पे ये पूरा पॉजिटिव हो गया था, यहां निगेटिव आयंस आ गए थे। ठीक है, क्योंकि बैटरी का निगेटिव टर्मिनल जुड़ा था। और जहां इलेक्ट्रॉन, निगेटिव आयन मतलब क्या? इलेक्ट्रॉन। जहां इलेक्ट्रॉन जाते इलेक्ट्रॉन का जुड़ना क्या होता है? रिडक्शन। इलेक्ट्रॉन का जुड़ना रिडक्शन। तो ये यहाँ पे रिडक्शन, तो रिडक्शन कहाँ होता है? कैथोड। ये कैथोड था, ये एनोड। एनोड क्योंकि पॉजिटिव आयन से मिलकर बना हुआ था, इसलिए यहाँ जाएंगे क्या? नेगेटिव आयंस। क्या जाएंगे इस पे? डिस्चार्ज होने निगेटिव आयंस। तो यहाँ पे क्या क्या संभावना है? SO4 निगेटिव का ऑक्सीडेशन हो सकता है, या कि फिर OH- का ऑक्सीडेशन हो सकता है। और आप भली बात जानते हैं कि SO4 निगेटिव का ऑक्सीडेशन नहीं होगा, क्योंकि अपने मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट पे है सल्फर। तो बचा क्या? OH- का ऑक्सीडेशन। और हमने OH- के ऑक्सीडेशन का एक उपाय आपको बताया। क्या बताया? OH- किस किस चीज में बदलता है? O2 में बदलता है, H2O में बदलता है, और इलेक्ट्रॉन में बदलता है। याद है आपको? बैलेंस हम नहीं किए हैं, बैलेंस कर लेंगे। यहां पे हम 4 रखते हैं तो यहाँ 2H2O होगा, और इलेक्ट्रॉन यहाँ 4 निगेटिव है तो यहाँ भी 4 निगेटिव आयंस
होने चाहिए। ठीक है, ये रिएक्शन याद है आपको? ये एनोड की प्रक्रिया होगी। कैथोड में क्या हो रहा था? कैथोड पे क्या होता है? रिडक्शन। कैथोड पे क्या होता है? रिडक्शन। और सेल से अगर आप समझें तो यहां पे क्या जाएंगे? पॉजिटिव आयंस जाएंगे। तो रिड्यूस होने कौन जाएंगे? पॉजिटिव आयंस। कौन कौन? मतलब आप रटे नहीं कि रिडक्शन पॉजिटिव आयंस का ही होगा, मैक्सिमम केसेस में ऐसा पॉसिबल है। आप नॉर्मल न्यूट्रल को इलेक्ट्रॉन दे दीजिए तो निगेटिव आयन वो बन जाएगा, है ना? तो क्या भाई हम कहते हैं कि एजी को आप इलेक्ट्रॉन दे दीजिए, संभव नहीं है एजी निगेटिव आयंस, जहां भी संभव हो, है ना? आप क्लोरीन को नॉर्मल इलेक्ट्रॉन दे दीजिए तो क्लोरीन माइनस नहीं बन जाएगा। तो क्या ये रिडक्शन नहीं है क्लोरीन का? है। इसलिए रटे नहीं कि ऑक्सीडेशन निगेटिव आयन का होगा, रिडक्शन हाँ, स्पेशली फॉर इलेक्ट्रोलिसिस आप याद कर सकते हैं। आप इलेक्ट्रोलिसिस के लिए केस याद कर सकते हैं कि ऑक्सीडेशन होगा निगेटिव आयंस का और रिडक्शन होगा पॉजिटिव आयंस। चलिए ठीक है, कैथोड पे रिडक्शन होगा, रिडक्शन होने के लिए पॉजिटिव आयंस जाएंगे। आपके पास दो चीज उपलब्ध है, Cu2 H+। ठीक है, अच्छा रिडक्शन उसका होगा जो श्रेणी में सबसे नीचे होगा। तो श्रेणी में हाइड्रोजन के नीचे आता है कॉपर, याद है? हाइड्रोजन के बाद छापा शुरू होता है, पहला एलिमेंट हाइड्रोजन के जस्ट बाद है। ठीक है, तो Cu2 रिड्यूस होगा। रिड्यूस मतलब क्या? इलेक्ट्रॉन निकलना। Cu2 जाएगा, Cu में बदल जाएगा, दो इलेक्ट्रॉन यहां से खो गए। ये बात क्लियर? ठीक है, अब हम फाइनल रिएक्शन लिख सकते हैं। आप ये भी देख रहे हैं कि Cu मेटल के फॉर्म में कैथोड पे डिपॉजिट हो गई है, ऑक्सीजन गैस के फॉर्म में एनोड पे मिल गई है। मैं एक नॉर्मल सा क्वेश्चन उठाता हूं, मैं इस रिएक्शन को अलग करता हूं, इस रिएक्शन को मैं अलग करता हूं, मैं इस रिएक्शन को यहां लिखता हूं और ध्यान से कुछ रिजल्ट देने का प्रयास करता हूं। इससे हमने ये रिजल्ट दिया था कि OH- के कंसंट्रेशन में कमी आ रही, जिसका सीधा तात्पर्य है कि पीएच वैल्यू में कमी आ रही, और पीएच वैल्यू में कमी आने का सीधा तात्पर्य है कि ये फाइनल इलेक्ट्रोलाइट जो है एसिडिक हो जाएगा। एक तो ये बात हम जो कर चुके हैं। आज मैं जिस उद्देश्य के लिए ये कहानी दोबारा बता रहा हूं वो हमारा उद्देश्य ये है कि अगर मैं एक चीज आपसे पूछूं कि क्या ये बात आप समझते हैं कि O2 का कोफिशिएंट यहां पे 1 है, इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि O2 कितने मोल है? 1। मैं मान रहा हूं। क्या ये बात आप समझ पा रहे हैं कि 1 मोल O2 के लिए 4 मोल इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है? ये बात समझ पा रहे? क्या मैं इस चीज को ऐसे लिखूं, 4 मोल इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड फॉर 1 मोल ऑक्सीजन। बोलो ठीक है? मैं क्या बताना चाह रहा हूं अभी आप कंक्लूड करोगे। ये बात रिएक्शन से पता चली, ठीक है? हमने एनोड का भली भांति एनालिसिस किया कि क्या एनोड पे हो रहा है, क्योंकि एक्वस सोल्यूशन था, H+OH- हिस्सेदारी लेंगे, किसका ऑक्सीडेशन होगा, हम जो उसमें H+ हो। एक्वस का मतलब कुछ लोग समझते ही नहीं, मतलब ये सोच लेते हैं कि एक्वस उसका 100 ऑक्सीडी थी, क्या एक्वस लिख देने का, CO4 बस लिख देता अगर एक्वस कोई महत्व ना होता तो, है ना? नॉर्मली Cu2 SO4 और कुछ लोग SO4 का ऑक्सीडेशन करा देंगे। कैसे करा दोगे यार? कुछ रूल्स रेगुलेशन होते हैं भाई, हम रूल्स रेगुलेशन का विरोध नहीं कर सकते। चलिए मैं जो बात बताना चाह रहा हूं, और याद रखिए फैराडेज लॉ मैं अभी पढ़ाने वाला हूं और उसी को मैं कनेक्ट कर रहा हूं यहां से। फार्मूला भी बताऊंगा, पर आप फार्मूला जिंदगी में कभी यूज नहीं करोगे, कभी नहीं, कभी नहीं। सेकेंड लॉ का फार्मूला यूज करना होगा तभी माइंड काम कर जाएगा, कर लेना, नहीं तो नॉर्मली यही काम करोगे। ठीक है? कितना भी सरल क्वेश्चन हो, कितना भी टफ क्वेश्चन, टफ से टफ क्वेश्चन हो जाएंगे, गारंटी है। चलिए मैं कह रहा हूं कि 1 मोल O2 के लिए 4 मोल इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, ये आप देख पाए। अच्छा
अगर 1 मोल इलेक्ट्रॉन की बात करूं, चार्ज ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन क्या 96,500 कूलाम होता है। मैं इसको 1 फैराड लिख दूं, 1 फैराडे, कैपेसिटर नहीं है फैराडे, 1 फैराडे होता है चार्ज ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन। और 1 फैराडे को ही हम 96,500 कूलाम लिखते हैं। मतलब 1 मोल इलेक्ट्रॉन में इतना चार्ज होता है, मतलब 1 मोल ऑक्सीजन के लिए कितना चार्ज चाहिए कि आप निकाल सकते हैं, यहां से निकाल सकते हैं। यहां समझिए ना मैं क्या क्या कह रहा हूं। चार्ज रिक्वायर्ड फॉर 1 मोल ऑक्सीजन, क्या आप ये बात समझ पा रहे हैं कि 4 इंटू 96,500 कूलम। 1 मोल ऑक्सीजन के लिए 4 मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए, ऐकिक नियम, यूनिटरी मेथड। और 1 मोल इलेक्ट्रॉन में इतने कूलम चार्ज होते, तो सिंपल सी बात है, 4 पंचा 20, 4 छः 24, 2 26, 4 9 36, 2 38 और 2 0। ठीक, 3,86,000 कूलम चार्ज की आवश्यकता है। ठीक है, नॉर्मली ये क्वेश्चन देता, कहता कि AquaCuSO4 का प्लेटिनम इलेक्ट्रोड के साथ इलेक्ट्रोलिसिस कराया जाता है। पहला क्वेश्चन यही पूछ लेता, बताइए ऑक्सीजन कहां मिलेगी, कैथोड पे नहीं। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन होता है भाई, मतलब ऑक्सीडेशन के बाद ऑक्सीजन मिलती है, तो एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, याद रखिएगा। ऑक्सीडेशन के बाद ऑक्सीजन मिलती है और ऑक्सीडेशन एनोड पे होता है, इसलिए ऑक्सीजन कहां मिलेगी हमेशा, एनोड। तो पहला क्वेश्चन तो ये पूछ लेता, आप बता देते। अच्छा, 1 मोल ऑक्सीजन के लिए कितने कूलम चार्ज की आवश्यकता होगी? 386,000 कूलम की लिखा है। ठीक है, कॉपर कहां मिलेगा, मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा, ये बात भी अभी संशय में है, याद रखिएगा। मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा, ये बात अभी संशय में है। क्यों? अगर यहां तो ठीक है, यहां मैं इलेक्ट्रोड भी कॉपर का ले लेता, यहां इलेक्ट्रोड में अगर कॉपर का ले लेता तो कैथोड पे रिडक्शन होता, कैथोड पे सॉरी एनोड पे, क्योंकि कॉपर का इलेक्ट्रोड ले लेता। अगर कॉपर का इलेक्ट्रोड ले लेता तो ऑक्सीडेशन किसका होता, कॉपर का ही होता, क्योंकि OH माइनस कॉपर के नीचे आता है उस श्रेणी में जो हमने श्रेणी बनाया। लेकिन सिल्वर के केस में हमने वो केस करके दिखाया था, सिल्वर ही दोनों जगह हिस्सा ले लिया था। हाँ, लूनर कास्टिक याद आ रहा है कुछ, प्यूरिफिकेशन की मेथड जो जैसा है। अच्छा, अगर मैं ये कहूं कि 3 एम्पियर की करंट कितने समय तक फ्लो किया जाए, इसी क्वेश्चन में मैं ये कहूं कि 3 एम्पियर की करंट कितने समय तक फ्लो किया जाए कि 1 मोल ऑक्सीजन मिल जाए। बात समझ रहे हैं? इसी क्वेश्चन को मैं बढ़ा रहा हूं, क्या कह रहा हूं, 3 एम्पियर की करंट कितने समय तक फ्लो किया जाए कि हमको 1 मोल ऑक्सीजन। तो पहले तो हमारा यह धर्म है कि 1 मोल ऑक्सीजन के लिए कितना चार्ज लगेगा। बात समझिएगा, क्वेश्चन का माहौल कुछ भी हो, आप सबसे पहले उस बात पे जाओगे कि क्या प्राप्त करने के लिए कितना चार्ज चाहिए, उसके बाद फिर आगे माइंड ले जाओ। चलिए हमने निकाल लिया क्वेश्चन, क्योंकि 1 मोल चार्ज पे आधारित। अच्छा, ऐसा भी कह सकता था कि बताइए 25 ग्राम ऑक्सीजन के लिए, तो और यूनिटरी मेथड 1 मोल के लिए इतना, तो 25 ग्राम में कितने मोल होते हैं वो निकाल लेते और ये बता देते कितने मोल के लिए इतना चाहिए। बात समझ रहे हैं, कितने के लिए कितना चाहिए वो बात आप समझ पा रहे हैं? ठीक है। अच्छा, अगर 1 मोल के लिए इतने कूलम चाहिए और क्वेश्चन में कहता है कि 1 मोल ऑक्सीजन प्राप्त करने के लिए 3 एम्पियर करंट कितने, 3 एम्पियर करंट इनटू टाइम बराबर क्या ये होना चाहिए,
हाँ, Q इक्वल टू IT, चार्ज इक्वल टू करंट इनटू टाइम। बात समझ रहे हैं? तो 3 एम्पियर इंटू टाइम सेकेंड में बराबर जितने कूलाम यहां से मिले वो, तो क्या आप टाइम नहीं निकाल दोगे? कितने समय तक फ्लो करें? और बड़ा तांडव मचाने वाला वो क्वेश्चन हो जाएगा इसी में अगर पूछ दिया जाए तो। कॉपर के लिए कितना चाहिए? 1 मोल कॉपर के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2 मोल इलेक्ट्रॉन। दिख रहा है यहां से? 1 मोल कॉपर के लिए कितने मोल इलेक्ट्रॉन? 2 मोल। दिख रहा सब कुछ? सब कुछ अच्छे दिख रहा? तो इसके लिए भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बताइए कॉपर का कितना प्राप्त होगा, मतलब कैसे भी क्वेश्चन करके पूछा जा सकता है। आपको फाइनली कहां तक जाना है ये बात समझ में आ रही है? आपको चार्ज पे जाके फिर माइंड लगाना है ऐसा ऐसा। तो फैराडे ने एक नियम दिया, उस बात को हम फैराडे के नियम में, फैराडे का नियम ही है ये सब। फैराडे ने यही कहा था कि इलेक्ट्रोड पर जमा हुए सब्सटेंस का मास, अब सब्सटेंस चाहे O2 गैस हो चाहे कॉपर मेटल, क्या कहा कि इलेक्ट्रोड्स पर, इसीलिए उन्होंने इलेक्ट्रोड्स कह दिया। कैथोड एनोड का नाम है, तो भाई अलग अलग जगह अलग अलग चीज मिल सकता है। तो उन्होंने क्या कहा? इलेक्ट्रोड्स पर जमा हुए, इकट्ठा हुए, डिपॉजिट हुए एक लिबरेटेड गैस के लिए सब, ठीक है, सब्सटेंस का मास, इलेक्ट्रोड पर जमा हुए सब्सटेंस का मास उसमें फ्लो किए गए चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ऐसा उन्होंने कहा। ठीक है, ठीक है। कितना मास जमा होगा वो किस बात पे डिपेंड करता है कि चार्ज कितना। ज्यादा चार्ज फ्लो करोगे ज्यादा इलेक्ट्रोलिसिस होगा, ज्यादा चीज प्रोड्यूस होगा, सीधी बात है ना। हेडिंग लीजिएगा, इसको सबको मिटा के फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ना डालना, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। एक्चुअल में जो माइकल फैराडे नाम के अवयव थे, बहुत महान आदमी थे। फिजिक्स, केमिस्ट्री, गणित और जो जो सब्जेक्ट होता होगा, इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, हमको लगता है वहां भी ना कुछ किए हों, हर जगह पहुंच जाते थे। तो उन्होंने कहा, क्या दिख रहा है कैमरे में? फैराडेज फर्स्ट लॉ। उन्होंने 2 नियम लिया था, बोर्ड पेपर के हिसाब से भी ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। आप नियम लिखोगे बकायदे, और बकायदे एग्जाम्पल देके 7-8 पेज में समझा लोगे, ऐसी मुझे उम्मीद है। तो उन्होंने क्या कहा, शुद्ध साहित्य के हिंदी में बताता हूं, मास ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड और गैस लिबरेटेड, मुक्त होने को इंग्लिश में लिबरेटेड कहते हैं, ठीक है। मास ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड और गैस लिबरेटेड ऑन इलेक्ट्रोड्स in the process of electrolysis is directly proportional to the charge flow, ठीक है। अगर मैं मास m कहूं तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज, ठीक है। और आप सब जानते हैं कि प्रोपोर्शनल हटता है तो एक कांस्टेंट आता है। आप चाहें तो ये फार्मूला याद कर सकते हैं, इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं। अच्छा, जेड क्या है? अभी कह दें जेड क्या है? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, ठीक है। और इसे केमिकल इक्विवेलेंट कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? केमिकल इक्विवेलेंट, ठीक है। तो M इक्वल टू जेड, Q को हम IT भी लिख सकते हैं, तो एक ये भी फार्मूला आप याद कर सकते हैं, M इक्वल टू जेड IT, ठीक है भाई। 1 मोल कहेगा, 1 मोल कॉपर, 1 मोल कॉपर का मास हम लिख सकते हैं क्या? आराम से लिख सकते हैं, ठीक है। क्या कह सकते हैं? ठीक है, M इक्वल टू जेड IT। जेड क्या? जेड के बारे में हम कमेंट करते हैं।
जेड है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। क्या है? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, प्रोपोर्शनलिटी, ठीक है। अच्छा, जेड होता क्या है? इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट अपॉन एफ। जेड क्या होता है? इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। मुझे याद उम्मीद है कि आप 11th में इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट खूब अच्छे से पढ़े होंगे, चाहे वो मोल कॉन्सेप्ट हो। मोल कॉन्सेप्ट में भी इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट का यूज हुआ होगा और गैसेस स्टेट्स में भी थोड़ा बहुत यूज हुआ है इस चीज का। अगर आप भूले नहीं हो तो इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट के बारे में आप जाके 11th में फिर से रिवाइज लीजिएगा। तो जेड क्या होता है? ये बात अच्छा है, अब तो आप जानते हैं 6500 होता है। अच्छा, ई क्या होता है? ई क्या होता है? ई क्या होता है? ई होता है मोलर मास अपान, मैं यहां पे चार्ज नाम का शब्द लिख रहा हूं जो कि पूर्णतः सत्य नहीं है। मैं इस क्वांटिटी को कुछ नाम दे दूं, मैं अपनी तरफ से इस क्वांटिटी का कुछ नाम दे दूं। चलो दे देते हैं, क्या दे दें? चलो एक्स दे देते हैं, वेरिएबल से लेते हैं। अब एक्स के बारे में मैं कमेंट करता हूं क्या है। अगर एसिड है तो उसकी बेसिसिटी है। एक्स क्या है? अगर एसिड है तो उसकी बेसिसिटी है। अब बेस है तो उसकी एसिडिसिटी है। आयंस है तो उसके चार्ज है। ठीक है। एक्स क्या है? एक्स क्या है? क्या है वो? एसिड है तो एसिड का क्या है? बेसिसिटी। अब बेस है तो बेस का क्या है? एसिडिसिटी। आयंस हैं तो आयंस का क्या है? चार्ज। ठीक है। वही कि उसको न्यूट्रल होने के लिए कितना चार्ज चाहिए? 2 चार्ज चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 रखेंगे। ठीक है, समझ पाए? ये बात क्लियर? चलिए, मैं क्वेश्चन बस इतना ही है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। आप चाहें तो फार्मूला लिख सकते हैं, फार्मूला का यूज बकायदे कर सकते हैं। काहे परेशान हो रहे हैं? हमारे पास यूनिटरी मेथड है, सीधे रिएक्शन लिख के हम कमेंट करेंगे उस पर। ठीक है, बात समझ रहे हैं? मैं क्या कहता हूं कि क्वेश्चन जो अपना था, मैं क्वेश्चन क्या कहता हूं, फाइंड द चार्ज रिक्वायर्ड, फाइंड द चार्ज रिक्वायर्ड to obtain 1 mole of oxygen gas in the process of electrolysis of aqueous CuSO4 with inert electrode। क्या कह रहे हैं? समझ में आ रहा है? अच्छा समझ में आ रहा है? मतलब अच्छे से मैं पढ़ के देता हूं एक बार। फाइंड द चार्ज रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस इन द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस CuSO4 विथ इन अरे प्रीवियस क्वेश्चन जो करके दिखाया था। मैं दोबारा रिएक्शन नहीं लिख रहा हूं, दोबारा सेल नहीं बना रहा हूं। मैंने कहा था कि ऑक्सीजन गैस कहां मिलती है? एनोड पे। तो अपने सबसे पहले वो वाली इक्वेशन लिख लेते हैं। किससे मिली थी ये भी पता होना चाहिए। OH माइनस का हुआ था, याद है? प्रीवियस मैंने करके दिखाया। OH माइनस का इलेक्ट्रोलिसिस ऑक्सीडाइज हुआ था तो कितना मिला था? O2 मिला था, H2O मिला था और इलेक्ट्रॉन मिला था। 4 इलेक्ट्रॉन यहां मिले थे। ऐसा ही था, ऐसा ही था, यही था ना? चलिए, यहां पे हम x की वैल्यू क्या माने? 4। क्या मानेंगे? 4। क्यों? जितने इलेक्ट्रॉन से हम उतना हम x की वैल्यू मान लेंगे। अब कहां ढूंढे जाएंगे कि CuSO4 एक एसिड है, कॉपर सल्फेट नेचर उसका एसिडिक हो रहा है और हम उसका बेसिसिटी निकालें, कैसे निकालें पता नहीं, परेशान हो जाओगे। ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है? वो भी एक्वस है, कहां फार्मूले पे पड़े? ठीक, इसलिए रिएक्शन लिखने, जब हम रिएक्शन लिख ही लिए तो हम काहे फार्मूले पे जाएं? फिर तो हमारे पास डायरेक्ट सब आइटम
अच्छा चलिए, x की वैल्यू कितनी हुई 4, क्योंकि हमने z निकाल, ये वाला फार्मूला है, ये बात क्लियर। क्यों निकालना है, इक्वल टू क्या हो 5z, यही ना। अब z क्या है, z क्या है, z है e अपान, z क्या है e अपान, और e क्या था, e क्या था, e क्या था मोलर मास, तो ऑक्सीजन का मोलर मास 32, e क्या था मोलर मास अपान x, और अपान ये F था, ये बात दिख रहा है, कैमरा दिख रहा है क्या ये मोलर मास अच्छे से। अच्छा नीचे यहां देखिए, मोलर मास कितना ऑक्सीजन का 32, अरे यार ऑक्सीजन अकेले नहीं पाई जाती, O2 पाई जाती है, ठीक है। तो 32 और x हमने अभी भी डिसाइड किया 4, और गुणा में ये f, f की वैल्यू 96,500 होती है, नो डाउट, f की वैल्यू 96,500 होती है। अच्छा ये m यहाँ पे क्या है, मोलर मास ही तो है, ठीक है। अब मैं कहाँ लिखूं, अब मैं कहाँ लिखूं, कहाँ लिखूं, कहाँ लिखूं, यहाँ 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 चलेगा, यहाँ यहाँ लिखूं, दिखेगा यहाँ, ठीक है। z निकल गया, तो हम m इक्वल टू क्या लगा दिया, z इंटू क्यू, m है 32, क्योंकि एक मोल की बात होती है, बराबर z हमने निकाल लिया है 32 बटा 4 गुणे 96,500 गुणे क्यू, ठीक दिख रहा। तो 32 कट जाएगा, Q इक्वल टू 4 गुणा 96,500, इतना ही तो आया था, इतना ही तो आया था वहां भी। तो आप चाहे फार्मूला में दिमाग खपाओ, और चाहे आपको यूनिट डायरेक्ट दिख रहा है यार, 1 मोल ऑक्सीजन के लिए 4 मोल इलेक्ट्रॉन, और 1 मोल इलेक्ट्रॉन में 96,500 कूलम, तो 1 मोल ऑक्सीजन में 4 गुणा 96,500 कूलम, जो कि यहां लिखा है, आसान सी चीज, ठीक है। यकीन मानिए इलेक्ट्रोलिसिस के फैराडेज लॉ में आदमी ईवाई निकालते निकालते आधा परेशान हो जाता है, अरे काहे परेशान हो, ई हम निकालेंगे, हमको जरूरत ही नहीं उसकी, ठीक है। पर ऐसा नहीं, आपसे बनना चाहिए, ई निकालते बनना चाहिए, ठीक है, ठीक है। अच्छा ठीक है, इसको लिखिए, इसको लिखिए पहले, एक क्वेश्चन और मैं करा देता हूं, लिख लिए बेटा, पूरा बेटा, जैसे मैं एक क्वेश्चन और कहूं कि सोल्यूशन है आपके पास एल्यूमिनियम क्लोराइड का, फाइंड द टाइम रिक्वायर्ड, फाइंड द टाइम रिक्वायर्ड to deposit 32.5 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम, ठीक है, ऑफ एल्यूमिनियम विथ by the electrolysis of solution of aluminium chloride with inert electrode, ठीक है, when 2 ampere current is
सप्लाइड। ठीक, ये क्वेश्चन आधा जन के तो क्वेश्चन है ना समझ में आवा हुई आवा। क्वेश्चन ये कहता है, कभी कहता है कि 32.5 ग्राम एल्यूमिनियम जमा होने में कितना समय लगेगा। भाई हमको जरूरत 32.5 ग्राम की, तुम कहा ज्यादा जमा करेंगे? हाँ, प्रैक्टिकली आप सोचिए, हमको जितना जरूरत है उतना इलेक्ट्रोलिसिस कराएंगे, बाकी काहे कराएंगे, जब जरूरत पड़ेगी फिर करेंगे, लोग तो फिर करा लेंगे। हाँ, तो 32.5 ग्राम एल्यूमिनियम जमा होने में कितना टाइम लगेगा। इलेक्ट्रोलिसिस कराना है सॉल्यूशन। ध्यान से देखिए, एक्वस नहीं लिखा है, एक्वस लिखते खेल चेंज हो सकता था, मैं सबको दिखाऊंगा यहाँ पे। सॉल्यूशन बस लिखा है, आप ये ना सोचिएगा एक्वस लिखना भूल गया है, हो सवास में क्वेश्चन लिखा गया है। सॉल्यूशन ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड विद द इनर्ट इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड का भी कोई काम नहीं है, और 2 एम्पियर करंट सप्लाई किया जा रहा है। चलिए सबसे पहले तो हम ये 2 एम्पियर 3 एम्पियर भूल के हम फार्मूले पे भी नहीं जाएंगे। मैं एक बार फार्मूला करके दिखा दिया, मैं डायरेक्ट जो परीक्षा में आपको नियम करना है। सबसे पहली बात कि एल्यूमिनियम क्लोराइड आपके सामने है, AlCl3, आधा जने फार्मूले में जाना चाहिए एल्यूमिनियम क्लोराइड के। तो होता क्या है ये Al3 पॉजिटिव और 3Cl नेगेटिव, यही टूटेगा। अच्छा, पूछा क्या है कि एल्यूमिनियम चाहिए आपको, तो एल्यूमिनियम कहां मिलेगा? रिडक्शन के बाद एल्यूमिनियम कहां मिलेगा, क्योंकि हम जानते हैं इलेक्ट्रोलिसिस में पॉजिटिव आयंस कहां जाते हैं, कैथोड पे, रिडक्शन होगा उसका। हम बहुत ज्यादा रिएक्शन पे नहीं जाएंगे, हम केवल इस रिएक्शन पे जाएंगे। एल्यूमिनियम 3 प्लस एल्यूमिनियम में बदलेगा और 3 इलेक्ट्रॉन चुपचाप त्याग देगा। क्या गलत कर दिया क्या हमने? क्या ऑक्सीडेशन हो गया? क्या ऑक्सीडेशन हुआ क्या? नहीं, रिडक्शन ही तो हुआ है। इलेक्ट्रॉन का त्यागना क्या है? गलत हो गया क्या कुछ? 3 से 0 में आया है तो रिडक्शन ही ना है। रिडक्शन ही तो है, ये है भाई, मान लो। चलो मान लेते हैं, पर रिएक्शन गलत ऐसे हो गई कि यहां 3 इलेक्ट्रॉन लिखे, क्योंकि 3 पॉजिटिव यहां थे। 3 इलेक्ट्रॉन को लेगा, कैथोड पे जाएगा तो इलेक्ट्रॉन लेगा ना, तब ना न्यूट्रलाइज होगा। ठीक है, जो भी ये होगा, ये बात सही है, एनोड की रिएक्शन लिखी, ठीक है। अब हम इस बात पे गौर करें कि 1 मोल एल्यूमिनियम के लिए कितने मोल इलेक्ट्रॉन? 3 मोल इलेक्ट्रॉन, बस खत्म क्वेश्चन, क्वेश्चन खत्म है। ठीक है, क्या कह रहे हैं? 1 मोल एल्यूमिनियम के लिए 3 मोल इलेक्ट्रॉन। अपने को कितना मोल एल्यूमिनियम चाहिए? 32.5 ग्राम एल्यूमिनियम। तो 32.5 ग्राम, देखिए ध्यान से, 32.5 ग्राम का मतलब क्या है? वेट अपान मॉलिक्यूलर वेट। बोलो ठीक, एल्यूमिनियम का मॉलिक्यूलर वेट 27 ही होता है ना। चलिए, क्या ये मतलब पेपर में जो डाटा आएगा वो ठीक ठाक आएगा, हम तो मजाक के पर्पज से ऐसा कर दिए थे। आप चाहें तो अभी भी डाटा चेंज हो सकता है आसान बनाने के लिए, पर कोई बात नहीं। 27, तो अगर इसको काटेंगे तो कितना बन जाएगा? 27 एकम 27, 5 32, 27 गुना 54, 1.2, ठीक है, 0, ठीक, 3, 1.203 मोल। तो 3 उड़ी का है 1.2 मोल सीधे सीधे, है ना, अप्रॉक्स में लेके आएंगे, ऑप्शन में ऐसा ही मिलेगा आपको। तो यहां कितना चाहिए अपने को? 1.2 मोल एल्यूमिनियम है अपने पास, के लिए कितना चाहिए? 3 × 1.2 मोल इलेक्ट्रॉन। बोलो ठीक है, मतलब 3.6 मोल इलेक्ट्रॉन, ये भी ठीक है।
नीचे लिखो, चलेगा? मतलब 3.6 इंटू 96,500 कूलम। क्यों? क्योंकि एक मोल इलेक्ट्रॉन में इतने कूलम होते फैराडे। ठीक है, अच्छा मैं यहां लिखता हूं, इतने कूलम है। बट आप जानते हैं, वी नो, आप जानते हैं कि जो चार्ज होता है वो करंट इंटू कितना होता है? टाइम। चार्ज अपने पास ये है 3.6 इंटू 96,500 और करंट दिया था 2 एम्पियर। करंट दिया था 2 एम्पियर इंटू टाइम। टाइम जो आएगा वो कहीं नहीं आएगा, सेकंड में, ऐसा ही होगा। ठीक है, तो यहां से आ जाएगा 1.8 इंटू 96,500 इक्वल टू 2 से काट दिया आपने। ठीक है, चलिए 18 पंचे 90, 18 चौका 108 और 9 117, 18 9 162 और 10 72 173। इतना सेकंड। ठीक है, तो t इक्वल टू कितना आ गया? 173,700 अपॉन 60 सेकेंड, सॉरी मिनट। ठीक है, इतना। अब ऑप्शन के अनुसार आप सेट कर लो। ठीक है, आपसे क्या पूछा था कि नहीं पूछा, मतलब घंटे में पूछा था कि दिन में पूछा था कि साल में पूछा था, तो इस हिसाब से आप एडजस्ट कर लो। ठीक है भाई, 1 0 सीधे सीधे कट जाएगा तो लगभग 2500 के आसपास घंटा आएगा। हाँ, 2900 घंटा के आसपास, 29,000 घंटा, 2900 घंटा, जो भी आएगा देख लीजिएगा, है ना? क्लियर है? 2 एम्पियर करंट की क्या बात होती है, मतलब आप 25-30 एम्पियर कम से कम फ्लो करिए, तब जाके थोड़ा बहुत आरामदायक होगा और थोड़ा जल्दी मिलेगा। हम तो जानते हैं जितना ज्यादा करंट फ्लो करेगा उतना बढ़िया इलेक्ट्रोलिसिस होगा, है ना? समझ पा रहे हैं? अच्छा, ये तो हुआ अपना जो क्वेश्चन पूछा था। अगर यहां एक्वस हो जाता तब क्या कहानी बनती? तब भी यही बनती। क्यों? क्योंकि हम ये जानते हैं कि अपने को एल्यूमिनियम मेटल चाहिए। अच्छा, ये पूछता कि बताइए एल्यूमिनियम मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा, मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा, वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि रिडक्शन होगा कि नहीं होगा। ये बात आप याद रखिए कि मेटल्स 100% कैथोड पे ही मिलेंगे। ठीक है, कहां मिलेंगे? कैथोड पे। और कैथोड पे क्या होता है? रिडक्शन। तो जिसका एसआरपी ज्यादा वही मिलेगा। तो अगर एक्वस होता तो अभी तो केवल आपके पास Al3+ था रिड्यूस होने के लिए, हो गया, फिर H+ भी होता रिड्यूस होने के लिए। हाँ, खेल बन जाता कि नहीं? क्योंकि हाइड्रोजन के ऊपर क्या होता है? एल्यूमिनियम। जस्ट ऊपर नहीं होता, पर सीरीज में ऊपर तो होता है। रिडक्शन किसका होता? हाइड्रोजन का। ना मिल पाती भाई, ना मिल पाती। मतलब अगर हम हवा में कमेंट करें कि ऐसा होगा वैसा होगा, बिल्कुल नहीं होगा। अगर एक्वस लिख दिया होता, मैंने जानबूझ के वहां नहीं लिखा था। हाँ, आप ये ना सोच के बैठे कि एक्वस है, मान लें एक्वस हो जाता तो आपको रिड्यूस होने के लिए 2 आयन मिलते, H+ भी हिस्सा लेता और Al3+ भी लेता। तो एसआरपी किसका ज्यादा? एसआरपी किसका ज्यादा? H+। बेटा H2 गैस मुक्त हो जाती कैथोड पे। कैथोड पे क्या मिल जाता? H2 गैस मिल जाता। अब 4-5 ऑप्शन दे सकता है कि एल्यूमिनियम मिल रहा है कैथोड पे, हाइड्रोजन गैस मुक्त हो रही है कैथोड पे, इतना मोल हाइड्रोजन उत्पन्न हो रही है कैथोड पे, इतना एल्यूमिनियम मिल रहा है। बहुत सारी चीजें पूछा जा सकता है। आपको करना क्या है? भलीभांति इलेक्ट्रोलिसिस की प्रोसेस समझना है, प्रीवियस लेक्चर और ये लेक्चर दोनों। ठीक है, क्लियर है बात? क्या क्या कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, मिटाओ इसको, हेडिंग लीजिए सेकंड राउंड। फैराडे ने दूसरा नियम भी दिया जो कि मजाक था। ठीक है, फैराडे ने दूसरा नियम दिया। उन्होंने कहा, जैसे हमने अभी अभी क्या कहा कि जो मास है वो क्यू के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। थोड़ा ये फर्स्ट क्लास से मैं थोड़ा रिजल्ट दे रहा हूं। ठीक है,
M इक्वल टू जेड क्यू आया, ठीक है। और जेड क्या था, E अपॉन F, ये भी था, ये भी था, ठीक है। अगर हम Q को कांस्टेंट मान लें, Q को क्या मान लें, कांस्टेंट। एक बीकर में कुछ दूसरा रख दिया, एक बीकर में कुछ दूसरा, बीकर समझते हैं ना प्रैक्टिकल वाला, दो बीकर लिए, कंपैरिजन के लिए ये चीज यूज होता है। आप समझ पा रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं। दो बीकर में, एक में AlCl3 ले लिया, एक में मान लो NaCl ले लिया, क्या कैसे, है ना। अब हम दोनों का इलेक्ट्रोलिसिस कराना चाहते हैं, ठीक, सेम चार्ज सेम टाइम तक, क्या क्या समझे, सेम या कि सेम चार्ज बोल दो, दोनों में सेम चार्ज फ्लो किए, बातें खत्म हो गई। या कि सेम करंट सेम टाइम तक कह दो, तब भी बातें की। सेम करंट सेम टाइम का मतलब क्या हुआ, चार्ज सेम, IQ इक्वल टू IT होता है। सेम करंट सेम टाइम तक दोनों में, दो बीकर दिए थे ना हमने, इसका मतलब क्या हुआ, Q कांस्टेंट हो गया। और F तो वैसे भी कांस्टेंट होता है, F तो कांस्टेंट है ही, ठीक है। तो अगर हम M इक्वल टू कांस्टेंट इंटू E कहें, और ये कांस्टेंट क्या है, Q अपॉन F। और अगर हम जानते हैं कि कांस्टेंट हटाते हैं तो प्रोपोर्शनलिटी लगता है, तो क्या M डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E नहीं हो गया, M डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E हो गया। मतलब M1 अपान M2 बराबर E1 अपान E2। क्या समझ रहे हैं इस चीज से, अगर दो प्रकार के इलेक्ट्रोलाइट्स का इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं, ठीक है, दो इलेक्ट्रोलाइट्स में सेम चार्ज फ्लो कराते हैं, तो इलेक्ट्रोड्स पर जमा हुए सब्सटेंस के मास का रेशियो उनके इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट के रेशियो के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या कि इक्वल होता है, ठीक है। तो हम इसको डायरेक्टली मतलब ऐसे कहते हैं, यहां से उठाते हैं, इसके डिफिनेशन यहां से उठाते हैं, मास डिपॉजिटेड on electrode is directly proportional to the electrochemical equivalent ECE, electrochemical equivalent of substance, ठीक है। जरूर थोड़ी दो बीकर लिया, क्वेश्चन ऐसा ही बन सकता है, एक बीकर लिया, पहले हमने AlCl3 लिया था, तो इतना कुछ हुआ था, इतना मास डिपॉजिट हुआ था, बताइए हम अब NaOH ले रहे हैं या कि NaCl ले रहे हैं और सेम करंट सेम चार्ज दे रहे हैं, तो बताइए ये कितना जमा होगा, तब ये वाला फार्मूला यूज हो जाएगा, हो जाएगा ना। हमको जरूरत किस चीज की, केवल इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, और इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट क्या है आप निकाल सकते हैं, मोलर मास अपान जो भी है ना, आप निकाल सकते हैं वो चीज, ठीक है, क्लियर है। लिख लीजिए इसको, बढ़िया लिख लीजिए, फैराडे का दूसरा नियम है, आपको पेपर में आएगा, फैराडे के इलेक्ट्रोलिसिस के नियम लिखिए, पहला नियम आप लिखेंगे फार्मूला था, फिर दूसरा नियम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द फैराडे सेकंड लॉ, मास डिपॉजिटेड ऑन इलेक्ट्रोड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ECE ऑफ सब्सटेंस, इफ मास इज MnECE सब्सटेंस इज P देन ये फिर ये, ठीक है। 5 नंबर का क्वेश्चन, 2.5 नंबर का फर्स्ट ला, 2.5 नंबर का सेकंड ला, बढ़िया क्वेश्चन बनता है, ठीक है, ठीक है। एक क्वेश्चन इसका भी कर लेते हैं, संतुष्टि रहे। एक बीकर में क्या कहते हैं, एक बीकर में, मैं माहौल क्वेश्चन का दे रहा हूं, when NaCl is electrolyzed, spelling
देखे रहिएगा। जब NaCl का इलेक्ट्रोलिसिस कराया गया then 10 ग्राम सोडियम 10 ग्राम सोडियम डिपॉजिटेड, 10 ग्राम सोडियम डिपॉजिटेड। इफ same amount of charge flows in AlCl3 solution, then find the मास ऑफ, मैं यहां इक्वल्स लिख दूं थोड़ा ट्विस्ट लाने के लिए, देन फाइंड द मास ऑफ एल्यूमिनियम डिपॉजिटेड। बोलो, बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन। सबसे पहले तो मैं देख लेता हूं है क्या एक्चुअली। NaCl का इलेक्ट्रोलिसिस आप करा रहे हैं, एक कोई सोल्यूशन नहीं है, स्वाभाविक बात है, दो ही आयन है, Na है, क्लोरीन है, तो सोडियम मिलेगा कैथोड पे, कैसे मिलेगा? Na+ एक इलेक्ट्रॉन लेके Na में बदल जाएगा, ठीक है। आप यहां से इसका E1 निकाल सकते हैं, कैसे? E1 क्या है? मोलर मास 23/4 यहां का 1, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है? Na के लिए समझ में आ गई, E1 समझ में आ गया, ठीक है। अच्छा, मास दिया था ये 10 ग्राम सोडियम, तो MO1 भी आपको दिया है, MO1 भी दिया है आपको कितना? 10। चलिए, अच्छा, MO1 के स्थान पे 23 ना लिख दीजिए। M1 क्या है? जो दिया है, ठीक है, वेट मास जो दिया है। और E1 कहां से निकलता है? मॉलिक्यूलर मास से। और सोडियम तो अकेले विद्यमान है, Na2 होना जरूरी थोड़ी है, Na फुल्ली अवस्था में पाया जाता है। 23 हमने वो लिखा, और अपान में क्या लिखा? X क्या है? क्योंकि ये आयन है इसलिए उसका चार्ज है। आयन जो है ना यहाँ पे, जो जितने इलेक्ट्रॉन हिस्सा लेते हैं वो X है, ठीक है। न्यूट्रल के प्रक्रिया में, न्यूट्रलाइज होने की प्रक्रिया में जितने इलेक्ट्रॉन हिस्सा लेते हैं वो क्या है? X, ठीक है, ठीक है। चलिए एल्यूमिनियम की भी बात करते हैं। AlCl3 है, क्योंकि एल्यूमिनियम की बात कर रहा है, इसलिए आप जानते हैं Al3+3 इलेक्ट्रॉन लेके बदल जाएगा Al में, इसका E1 निकलेगा। एल्यूमिनियम अकेले पाया जाता है 27, और पानी कितना? 3। बात क्लियर है? और आपको M2 निकालना है। आप जानते हैं फ्रॉम सेकेंड लॉ, फ्रॉम, दिख रहा है क्या यहां पर? ऑर्डर दिख रहा है? फ्रॉम फैराडेज सेकेंड लॉ, फैराडे का द्वितीय नियम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का नहीं, इलेक्ट्रोलिसिस का, ठीक है। क्या कहता है? E1/E2 बराबर M1/M2। E1 मिला था, E1 मिला था 23, और E2 मिला है 27/3, तो ये मिल जाएगा कितना? 9। और M1 आपको मिला था 10, और M2 आपको, सही है, आसान। तो M2 कितना मिल जाएगा? 90/23। इतना ग्राम आपको एल्यूमिनियम मिलेगा, ऑप्शन में मिलेगा, जो कि गलत है। गलत है, कहां गलत है? एक्वस। ये कैसे आपने सोच लिया कि अकेले एल्यूमिनियम 3+ विद्यमान है रिडक्शन होने के लिए? भाई क्या पूछ रहा है वो होश हवास में है कि नहीं, पर हम होश हवास में रहे हैं कि इलेक्ट्रोलिसिस की प्रक्रिया में पॉजिटिव आयंस
कैथोड पे रिड्यूस होंगे। अगर वो पूछ रहा है कि एल्यूमिनियम रिड्यूस हो के कितना बनेगा, तो आपको तुरंत मन में आना चाहिए कि क्या केवल एल्यूमिनियम है रिड्यूस होने के लिए? नहीं, तुरंत ध्यान गया कि H+ भी है और H+ बाजी मार गया आरपी में। एल्यूमिनियम बनेगा ही नहीं बेटा, नहीं बनेगा। एल्यूमिनियम कितना बनेगा? 0 ग्राम। हाइड्रोजन मुक्त होगी, कितना मुक्त होगी वो सब बातें यहां पे हम कर लेंगे। लिख दीजिए एल्यूमिनियम नहीं बनेगा, एल्यूमिनियम नहीं बनेगा, एल्यूमिनियम नहीं डिपोजिट। बाजी कौन मारी? हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस मुक्त हो जाए। क्लियर है? आपको फील तो आ रहा है ना? मतलब ये इतना आसान चीजें नहीं है, इतना आसानी से आप समझ पा रहे हैं, है ना? 14 बेर वही का पढ़ रहा फिर बनेला, रटना नहीं है उसको, है ना? समझना है कि कैसे, क्यों हमने कह दिया भाई, क्यों हमने कह दिया? एक्वस का खेल था, ट्विस्ट तो एक्वस से ही आया है। एक्वस हट जाता, H+ है ही नहीं। समझ रहे हैं? हाइड्रोजन गैस मुक्त हुई कहां पे? अच्छा क्वेश्चन। इस तरह क्वेश्चंस के लिए तैयार रहिए, होश हवास में रहिए, देखते रहिए। वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कल फिर आएंगे आगे दूसरे लेक्चर पे। ऑल द बेस्ट।